पास एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास फुल फ्लेज्ड ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है इंटरव्यू का। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है और हर महीने नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। बच्चों, आपसे स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जिस किसी चीज की भी जरूरत है, आपको उन सभी की चीजों की अवेलेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो लेट अस बिगिन। मोस्ट प्रोबेबल द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, टेल अस समथिंग अबाउट रशिया यूक्रेन क्राइसिस और व्हाट इज रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो अगेन मैं आपसे स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि पहले आप वो वीडियो देख लें जो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाएगा। क्योंकि सिंस वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर 2022 तक किस तरीके से हालत बिगड़ती हुई आई रशिया और यूक्रेन के बीच, मैंने इन डिटेल आपको एनालाइज किया हुआ है। लेकिन यहां पर जो 2002 में रशिया यूक्रेन क्राइसिस या फिर रशिया यूक्रेन वॉर जो हुआ, उसका सबसे इंपॉर्टेंट स्पार्क हमें 21 फरवरी 2022 को देखने को मिलता है, जहां पर रशिया ने फुल फ्लेज्ड ईस्टर्न यूक्रेनियन 2 रीजियंस थे, डोनेस्क और लुहांस्क। यहां पर आप देख सकते हैं इनके दोनों मैप लोकेशंस भी। तो ये दरअसल प्रो रशियन 2 रीजियंस माने जाते थे। तो इन 2 रीजियंस को रशिया ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया एज इंडिपेंडेंट नेशंस। तो दे एक्चुअली आर ब्रेक अवे रीजियंस ऑफ ईस्टर्न यूक्रेन। तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट स्पार्क जो है वो आया हुआ था रशिया यूक्रेन वॉर का। और पुतिन ने, व्लादिमीर पुतिन ने, जो कि रशिया के प्रीमियर हैं, उन्होंने ओपनली अनाउंस किया हुआ था विड्रॉयल फ्रॉम द मिन्स्क प्रोटोकॉल। तो इमीडिएट आपको ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि मिन्स्क प्रोटोकॉल क्या है, और टेल अस समथिंग अबाउट मिन्स्क प्रोटोकॉल। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मिन्स्क जो है वो दरअसल बेलारूस का कैपिटल है। अभी जहां पर पीस नेगोशिएशंस हो रहे हैं रशिया और यूक्रेन के बीच, बेलारूस। तो मिन्स्क में स्पेसिफिकली मैं आपको अगेन थोड़ा बहुत टाइमलाइन बता दूं तो 2014 मार्च में हुआ क्या, इफेक्टिवली रशिया ने क्रीमियन पेनिनसुला को एनेक्स किया हुआ था और वहां पर इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम करवा दिया था और उसे रशियन फेडरेशन का एक हिस्सा अनाउंस किया हुआ था। और उसी के चलते हुए इवन अभी जो डोनेस्क और लुहांस्क जैसे जो रीजन्स थे, ऑलरेडी रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट जो यूक्रेन के रीजन से, वहां पर भी सेपरेटिस्ट ज्यादातर डिमांड कर रहे थे। तो दोनों के बीच कंटिन्यूअस शेलिंग्स बॉर्डर के रीजन में चल रहा था। तो वहां पर मिन्स्क में स्पेसिफिकली रशिया बैक्ड जो सेपरेटिस्ट थे ईस्टर्न यूक्रेनियन रीजन के और यूक्रेन सरकार के बीच एक अग्रीमेंट वहां पर हुआ था, 12 पॉइंट सीज फायर का अग्रीमेंट, जो कि सितंबर 2014 में हुआ था। कि वहां पर चंद इंपॉर्टेंट से डिस्कशंस भी किए गए थे कि किस तरीके से प्रिजनर्स का एक्सचेंज किया जाएगा, ह्यूमैनिटेरियन एड किस तरीके से मिलेगा, हेवी वेपन्स का विड्रॉल वगैरह भी होगा। लेकिन ये 12 पॉइंट सीज फायर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, इट एक्चुअली फेल्ड, क्योंकि रिपीटेडली दोनों तरफ से सीज फायर वायलेशन हमें देखने को मिले हुए थे। तो अगेन 2015 में मिन्स्क सेकंड प्रोटोकॉल जो है वो साइन किया गया था। यहां पर फुल फ्लेज्ड नेशंस जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम रशिया, क्योंकि ईस्टर्न यूक्रेनियन रीजन को सपोर्ट देने वाले रशिया ही थे, तो रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट जो थे तो रशिया को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। तो रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम रशिया, यूक्रेन एंड Organization for Security and Cooperation in Europe and the leaders of separatists held regions Donetsk and Luhansk signed a 13-point agreement in February 2015। तो एक और एडिशनल पॉइंट ऐड किया गया था और 13 पॉइंट का अग्रीमेंट एक बनाया गया था, एक प्रोटोकॉल बनाया गया था, जिसके तहत अग्रेशन वहां पर नहीं होगा, सीज फायर वहां पर किया जाएगा। तो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट से कंट्रीज जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, रशिया और यूक्रेन गैदर हुए थे बेलारूस के इस कैपिटल में और इस डिक्लेरेशन को उन्होंने सपोर्ट भी किया हुआ था। एंड मोस्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि व्हाई डिड रशिया इन्वेड यूक्रेन। तो मैं आपको फिर से बता दूं, अर्लियर जिस वीडियो में मैंने कॉन्फ्लिक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ था, वहां पर मैंने इन डिटेल आपको बताया हुआ था कि किस लिए जो है रशिया ऑब्सेस्ड है यूक्रेन के साथ। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि यूक्रेन और रशिया कभी अलग थे ही नहीं, ये दोनों बहुत ही बड़े लार्ज डोमेन का एक हिस्सा थे। तो 1991 में जब सोवियत रिपब्लिक टूट गया हुआ था, डिसइंटीग्रेट हुआ था, पूरे 15 नेशंस उसमें थे, तो एक रशिया और बाकी के 14 कंट्रीज इंडिपेंडेंस उन्होंने प्रोक्लेम किया। तो सिंस 1991 यूक्रेन बहुत ही एक टाइट रोप फॉरेन पॉलिसी फॉलो कर रहा था, जहां पर उसे वेस्टर्न बैक्ड यूरोपियन कमीशन या फिर नेटो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को और फर्दर रशिया और प्रो रशियन इंटरेस्ट को जो है उसे ध्यान में रखकर आगे बढ़ना था। लेकिन यहां पर भी इंपॉर्टेंट स्पार्क जो है स्पेसिफिकली 2021 में ही आया, जब यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जो बाइडेन को मदद मांगी हुई थी। ही अर्ज्ड जो बाइडेन टू लेट यूक्रेन ज्वाइन नाटो। तो कहीं ना कहीं नाटो के मेंबर्स या फिर कहीं ना कहीं रशिया को लग रहा था कि वेस्टर्न नेशंस उन्हें कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्पेसिफिकली जैसे कि कई इंपॉर्टेंट बाकी के भी जो अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन के नेशंस थे, वो आहिस्ता से 2004-2007 में नाटो के मेंबर्स बन रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजिकल वॉर में रशिया वाज फीलिंग लेफ्ट अलोन और पुतिन जो है कहीं ना कहीं ही वाज अगेन पूरी तरीके से फर्म रिज्यूट के साथ थे वो कि फिर से हमें उस ग्लोरियस डेज को वापस लाना है। और मैंने स्ट्रेटेजिकली भी आपको बताया हुआ था कि यूक्रेन कहीं ना कहीं एक
बड़े ब्लॉक की तरह ऐड करता है रशिया और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के बीच। और बहुत ही फर्टाइल लैंड्स भी हमें यूक्रेन में देखने को मिलते हैं, कई मिनरल रिच रीजन्स भी यूक्रेन में हमें देखने को मिलते हैं। और इंपॉर्टेंटली हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया हुआ था कि इंपॉर्टेंट जो नेचुरल गैस के पाइपलाइंस हैं जो रशिया से यूरोपियन कंट्रीज को जाते हैं वो भी थ्रू यूक्रेन ही जाते हैं। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच कैन बी आस्क्ड इज समथिंग रिगार्डिंग नाटो। तो पूछा जा सकता है कि व्हाट इज नाटो, तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। नाटो इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर्थ अटलांटिक अलायंस, विच इज एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिटरी अलायंस बिटवीन 28 यूरोपियन countries and 2 North American countries. The organization implements North Atlantic Treaty that was signed on 4th April 1949. तो 28 यूरोपियन नेशंस और 2 नॉर्थ अमेरिकन नेशन दैट इज यूएसए एंड कनाडा, इन सभी के मिश्रण को हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी अलायंस कहते हैं। तो क्वाइट कॉन्ट्ररी टू दैट रशिया ने भी अपना अलायंस बनाया हुआ था जिसे हम वॉरसॉ पैक्ट कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन दोनों से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। और आपसे ये फर्दर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि नेम अस फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द नाटो। तो यहाँ पर जितने भी कंट्रीज हैं सभी मेंबर्स हैं, तो आप चंद इंपॉर्टेंट मेंबर्स के नाम ले सकते हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, स्पेन, टर्की, जर्मनी, लग्जमबर्ग, ये सभी जो है प्रोमिनेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं एज फार एज नेटो इज कंसर्न। एंड फर्दर आपको पूछा भी जा सकता है कि नाटो के जनरल सेक्रेटरी कौन है, क्योंकि हाल ही में न्यूज चैनल्स में भी बहुत ही छाए हुए थे मिस्टर जेंस स्टोल्टनबर्ग। आप यहाँ पर पिक्चर भी उनकी देख सकते हैं। तो ये एक्चुअली इज अ नॉर्वेजियन पॉलिटिशियन, यहाँ पर है नॉर्वे, आप एक बार मैप में देख सकते हैं। स्कैंडिनेवियन नेशन भी कहा जाता है, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। तो नॉर्वे के वो पॉलिटिशियन थे, दरअसल वो नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। वो ही सर्व्ड एज 34th प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे फ्रॉम 2000 टू 2001 एंड अगेन फ्रॉम 2005 टू 2013। तो वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल यूरोपियन पॉलिटिशियन भी आप कह सकें। तो सिंस 2014 अक्टूबर मिस्टर जेंस स्टोल्टनबर्ग ही नाटो के जनरल सेक्रेटरी की तरह एक्ट कर रहे हैं। एंड फर्दर आपको यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि जो कि अब रशिया वर्सेस यूक्रेन हम कह रहे हैं और रशिया और यूक्रेन दोनों ही सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, तो व्हाट इज सोवियत यूनियन? सो यू कैन इजीली आंसर द सोवियत यूनियन ऑफिशियली द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसे हम यूएसएसआर भी कहते हैं, वाज एक्चुअली अ सोशलिस्ट स्टेट दैट स्पैन्ड यूरेशिया ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस फ्रॉम 1922 टू 1991। 1999 में डिसइंटीग्रेशन हुआ था यूएसएसआर का, जहां पर रशिया और बाकी के 14 नेशंस ने अपना इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम किया हुआ था, यानी कि पूरे 15 नेशंस का मिश्रण था या फिर एक कंट्री की तरह वो काम कर रहे थे, दैट इज यूएसएसआर। यहां पर आप पिक्चर भी देख सकते हैं, ये पूरा जितना भी पिंक शेडेड रीजन है वो यूएसएसआर है। इस्टोनिया, लैटविया, बेलारूस, रशिया, मोल्डोवा, यूक्रेन, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, ये सभी जो है एक जमाने में यूएसएसआर के ही पार्ट थे और पोस्ट 1991 इन सभी ने इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम किया हुआ था। और फर्दर आपको डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि यूक्रेन और रशिया के कैपिटल के बारे में। तो आप सभी बेहतर जानते हैं कि यूक्रेन का कैपिटल काइव है या फिर किव है, यहां पर आप देख सकते हैं, और रशिया का कैपिटल इज ऑफ कोर्स मॉस्को। एंड फर्दर आपको दोनों कंट्रीज के करेंसीज के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो यूक्रेन की नेशनल करेंसी रवीनिया है या फिर हर्विनिया इसे कहा जाता है, और रशिया का नेशनल करेंसी इज एक्चुअली रशियन रूबल या फिर रूबल भी इसे कहा जाता है। यहां पर आप पिक्चर देख सकते हैं, ये यूक्रेनियन नेशनल करेंसी है और ये रशियन रूबल है। एंड फर्दर आपको चंद इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिक लोकेशन से रिलेटेड भी सवाल पूछे जा सकते हैं, लाइक कंट्रीज और वाटर बॉडीज अराउंड रशिया एंड यूक्रेन। तो पहले हम रशिया का देखते हैं। तो यहाँ पर बॉर्डरिंग कंट्रीज रशिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज यूक्रेन के हम पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर रशिया है, बेलारूस है ऑफकोर्स जहां पर पीस नेगोशिएशंस अभी चल रहे हैं, पोलैंड आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्लोवाकिया यहाँ पर आप देख सकते हैं, हंगेरी, रोमानिया, मोल्डोवा, और यहाँ पर अगेन रशिया स्पेसिफिकली आप देख सकते हैं, और यहाँ पर क्रिमियन पेनिनसुला है जो एज ऑफ नाउ रशियन फेडरेशन का एक हिस्सा है। तो आसपास के इंपॉर्टेंट कंट्रीज भी बहुत ही जरूरी है, बॉर्डरिंग नेशंस। और रशिया के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स से ये बाउंड्री शेयर करते हैं। अलास्का जो आज यूनाइटेड स्टेट्स का एक हिस्सा है वो पहले रशिया का हिस्सा हुआ करता था। और यहाँ पर जापान भी आप देख सकते हैं, मंगोलिया, कजाकिस्तान, यूक्रेन, बेलारूस, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और फिनलैंड जो है चंद कंट्रीज हैं जो रशिया के आसपास हैं या फिर बॉर्डर जिससे शेयर करते हैं। और ज्यादातर रशिया अपना बॉर्डर यहाँ पर आर्कटिक ओशन से शेयर करता है। और इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज नो डाउट ब्लैक सी, कई बार एग्जाम्स में भी डायरेक्ट सवाल इससे रिलेटेड पूछे भी गए थे। तो ब्लैक सी आप देख सकते हैं यहाँ पर यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बल्गेरिया, रोमानिया और मोल्डोवा, ये सभी इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो है वो ब्लैक सी से अपने बॉर्डर्स शेयर करते हैं। और यहाँ पर सी ऑफ एजोव बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि रशिया और यूक्रेन के बीच है।
और फर्दर आपको सवाल ये भी पूछे जा सकते हैं, जो कि हम यूरोप के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन कमीशन क्या है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि यूरोपियन यूनियन इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 27 मेंबर स्टेट्स दैट आर लोकेटेड प्राइमरली इन द यूरोप, वेयर एज यूरोपियन कमीशन इज एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ यूरोपियन यूनियन, यानी कि जो यूरोपियन यूनियन को संभालने वाला एग्जीक्यूटिव ब्रांच है उसे यूरोपियन कमीशन कहते हैं, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन जो यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है वो यूरोपियन कमीशन ही लेता है, या फिर उसके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स पूरे यही देखता है। तो यूरोपियन कमीशन बहुत ही एक्टिव था यूक्रेन को सपोर्ट करने में। तो यहां पर आप ये देख सकते हैं, ये पूरे जो है ग्रीन कलर शेडेड रीजन्स, ये पूरे यूरोपियन यूनियन के ही मेंबर्स हैं। तो आपसे ये भी फर्दर सवाल पूछा जा सकता है कि हु इज यूरोपियन कमीशन सपोर्टिंग एंड हाउ, कि किस तरीके से, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादातर न्यूज चैनल्स में छाया रहा था। तो द यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड यूरोपियन कमीशन अनाउंस इट इन अ जॉइंट स्टेटमेंट दैट दे वुड रिमूव सेलेक्टेड रशियन बैंक्स फ्रॉम द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन मैसेजिंग सिस्टम, यानी कि स्विफ्ट सिस्टम। कई बार आपने न्यूज चैनल्स में भी इसके बारे में देखा होगा। तो इस स्विफ्ट सिस्टम से जो है रशिया को या फिर सेलेक्टेड रशियन बैंक्स को सीज किया जाएगा, वहां पर उन्हें रिमूव किया जाएगा। तो इससे बहुत बुरी तरीके से रशियन के बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम पर मार पड़ सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम में यह स्विफ्ट सिस्टम बहुत ही क्रूशियल माना जाता है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन मैसेजिंग सिस्टम। तो इमीडिएटली आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि टेल अस समथिंग अबाउट स्विफ्ट सिस्टम। तो ध्यान रखिएगा, स्विफ्ट सिस्टम कोई बैंक नहीं है, इट इज नॉट अ बैंक। अगेन लेट मी से, इट इज नॉट अ बैंक रादर देन इट इज अ सिस्टम। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं तो एंड्रॉइड जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन फोन अलग अलग होते हैं। आप एलजी का फोन यूज करें, मोटोरोला का फोन यूज करें, सैमसंग का यूज करें, तो इस तरीके से बैंक्स अलग हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो एक स्विफ्ट सिस्टम है वो सिस्टम जो है उन बैंक्स में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम इंडिया का यूपीआई कहते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, उसी तरीके से स्विफ्ट भी जो है वो यूरोपियन नेशन, यूरोपियन कमीशन बैक्ड सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेस्ट बैंकिंग सिस्टम्स भी माना जाता है। सो इट डजंट मैनेज अकाउंट्स for individual or bank, and it does not hold any third party funds. Swift simply acts as a messaging system for international payment, connecting more than 11,000 financial institutions worldwide, including the US Federal Reserve System and the Bank of England and the European Central Bank। तो ये सभी बहुत ही क्रूशियल बैंक्स हैं, मोस्ट एडवांस्ड और डेवलप्ड नेशंस के बैंक है। तो इन सभी बैंक्स इसी स्विफ्ट सिस्टम का, इसी स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम का, इसी स्विफ्ट के इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम को ज्यादातर फॉलो करते हैं। तो रशिया को कहीं ना कहीं इससे बहुत ही ज्यादा नुकसान होने वाला है। एंड नेक्स्ट मोस्ट आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूअसली हम इंटरनेशनल सैंक्शंस की बात कर रहे थे, तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट आर इंटरनेशनल सैंक्शंस, के अलग अलग कंट्रीज जो है वो इंटरनेशनल सैंक्शंस अनाउंस कर रही हैं। तो व्हाट एक्चुअली द टर्म इंटरनेशनल सैंक्शंस स्टैंड फॉर, तो यहाँ दीज आर एक्चुअली पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिसीजंस दैट आर पार्ट ऑफ डिप्लोमैटिक एफर्ट्स by countries, multilateral or regional organizations against states or organizations, either to protect national security interests or to protect international law and defend against threats to international peace and security। तो individual nations जो कि sovereign bodies हैं वो decisions ले सकती हैं थोड़े बहुत political as well as economic, ताकि कोई भी harmful effect को रोका जाए, चाहे वो खुद के country के लिए हो या फिर किसी दूसरे region के या फिर किसी दूसरे country के लिए भी हो। तो यहाँ पर जितने भी developed nations जो खासकर यूके, यूएसए, जापान, इन सभी ने जो sanctions लगाए हुए हैं तो वो या तो पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए हैं, ताकि वो रोकना चाहते हैं रशिया को यूक्रेन पर अग्रेशन करने से। एंड फाइनली आपको यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि इंडिया का ओवरऑल स्टैंड क्या है रशिया यूक्रेन के क्राइसिस पर। एंड ऑफ कोर्स सिंस द डे वन वी ऑल हैव बीन न्यूट्रल। इंडिया बहुत ही एक टाइट वॉक रोप कर रहा है, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ था। तो रशिया के खिलाफ जितने भी यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जितने भी रेजोल्यूशंस आए हुए हैं, इंडिया उससे अब्सटेन रहा है, यानी कि हमने ना ही इन सपोर्ट ऑफ रशिया और ना ही अगेंस्ट रशिया हमने वोट दिया हुआ है। तो इससे रिलेटेड रशिया ने भी बहुत ही खुशी जाहिर की हुई थी, क्योंकि बहुत ही लंबे टाइज हमारे रशिया के साथ बहुत ही अच्छे रहे हैं। रशिया हैड ऑलवेज बीन अ फ्रेंड इन नीड फॉर इंडिया। एंड ऑन द सेम लाइंस मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया कि बीइंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ नॉन वायलेंस, कई वेस्टर्न कंट्रीज ने हमें क्रिटिसाइज भी किया कि हम यूक्रेन का साइड नहीं ले रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़े बहुत आलोचना करने की बात है। तो ओवरऑल इंडिया का स्टैंड जो है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक था, वो बहुत ही न्यूट्रल था। और बाकी के कंट्रीज का भी इंपॉर्टेंट चंद कंट्रीज का भी स्टैंड पूछा जा सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न नेशंस जो है वो पूरी तरीके से दे हैव गॉन अगेंस्ट रशिया। क्लियरली उन्होंने कहा, मैंने वहां पर ट्वीट्स भी आपको बताए हुए थे, जिस तरीके से जो बाइडेन जी ने और यूके, फ्रांस के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स ने जो ट्वीट्स किए हुए थे। तो यूएस ने खुली तौर पर कहा कि रशिया विल बी हेल्ड अकाउंटेबल, और यूके ने यह भी कहा कि पुतिन हैज चोजन अ पाथ ऑफ ब्लडशेड। फ्रांस ने डायरेक्टली कंडेम किया हुआ था उस अटैक को। जापान के प्राइम मिनिस्टर ने भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फाउंडेशन जो
जो इंटरनेशनल एक ऑर्डर है हमारा, उसे कहीं ना कहीं रशिया ने अटैक करके शेक किया हुआ है। इस तरीके की भी बात हमें देखने को मिली हुई है। एंड फाइनली ऑपरेशन गंगा के बारे में भी आपको मोस्ट प्रॉब्ली पूछा जा सकता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि ऐसे इवैक्यूएशन ऑपरेशंस हमने कहीं किए हुए हैं। तो यूक्रेन में जो स्ट्रैंडर्ड जो फंसे हुए हमारे इंडियंस है, खासकर इंडियंस, वो बच्चे यंगस्टर्स जो वहां पर मेडिसिन करने गए हुए थे, तो उन सभी को इवैक्यूएट करने के लिए जो ऑपरेशन का नाम हमने रखा हुआ है उसे ऑपरेशन गंगा हमने नाम दिया हुआ है। तो इट इज एन इवैक्यूएशन मिशन टू ब्रिंग बैक ऑल द इंडियन नेशनल्स हु आर करंटली स्ट्रैंडर्ड इन यूक्रेन। तो कई इंपॉर्टेंट एम्बेसी के डिप्लोमेट्स भी वहां पर जुड़े हुए हैं। फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन गंगा के ट्विटर हैंडल्स और की इंपॉर्टेंट फोन नंबर्स भी जो है रिलीज किए गए हैं कि जहां कहीं पर भी जरूरत पड़े यूक्रेन में जो फंसे हुए हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इमीडिएटली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आसपास के जितने भी फ्रेंडली नेशंस हैं, रोमानिया, पोलैंड, इन सभी से हम अपने बच्चों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एंड फाइनली इस पर इंडिया का इंपैक्ट किस तरीके से हो सकता है, हमने कई डिस्कशंस में भी इसके बारे में देखा हुआ था। सबसे पहला पॉलिटिकल इंपैक्ट जो यही है कि इंडिया ने एक न्यूट्रल स्टैंड लिया हुआ है, तो वेस्टर्न एलिएशन कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि यूएसए के साथ हमारे रिलेशंस जो थे वो थोड़े बहुत सही नहीं थे सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन सिंस फ्यू टाइम पीरियड, सिंस कपल ऑफ इयर्स बैक से यूएसए के साथ हमारे टाइज बहुत ही अच्छे हुए हैं। क्वाड की मेंबरशिप में भी यूएस और इंडिया बहुत ही क्रूशियल फ्रेंडशिप जो है वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक के रीजन में। तो वेस्टर्न एलियनेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा बहुत हमारे लिए रिस्की भी हो सकता है, तो इसके बारे में भी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। और दूसरा सोशल स्टैंड यही है कि इंडिया जो कि एक बहुत ही एक कंट्री माना जाता है नॉन वायलेंस के लिए, हम खुद अहिंसा के जो है कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो न्यूट्रल स्टैंड लेना कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही सोशल इंपैक्ट दिखा सकता है पूरे वर्ल्ड पर। तो इससे रिलेटेड भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स हैं इसके बारे में भी हाईलाइट कर रहे हैं। और तीसरा, नो डाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट नॉट जस्ट ऑन इंडिया बट ऑन एंटायर वर्ल्ड जो हो रहा है वो ट्रेड एंड कॉमर्स पर हो रहा है, इकोनॉमिक इन्फ्लक्स पर हो रहा है। नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़ेंगे, क्रूड ऑयल के भी प्राइसेस वगैरह में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो अब जो कि यूक्रेन और रशिया से खासकर तो इंडिया बहुत ही अच्छे रिलेशन शेयर करता है, एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर भी वो हमारा था। तो कहीं ना कहीं ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड भी और इकोनॉमिक इन्फ्लक्स से रिलेटेड भी बहुत ही मार थोड़ी बहुत इंडिया पर पड़ने वाली है। एंड फाइनली यू कैन बी आस्क्ड द क्वेश्चन व्हाट कैन बी अ वे फॉरवर्ड, या फिर वे फॉरवर्ड क्या है इससे रिलेटेड, चंद इंपॉर्टेंट स्टेप्स। तो बेहतर सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इमीडिएट सीज फायर, जो कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी कहा हुआ था बेलारूस के पीस टॉक जब चल रहे थे। तो यस, दैट वुड बी द बेस्ट आंसर। डिस्कशन एंड डिबेट, जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो कुछ भी दोनों साइड्स के कंसर्न्स हैं, वो एक दूसरे के आगे आप रखें, उसे डिस्कस करने की कोशिश करें और मिन्स्क प्रोटोकॉल जो है वो फिर से उसे रिवाइव करने की कोशिश करें, क्योंकि वो 13 पॉइंट्स बहुत ही क्रूशियल थे और दरअसल उन सीज फायर के बेसिस पर ही थोड़ा बहुत पीस उस यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर रीजन में बनाए रखा हुआ था। और सस्टेनेबल सिक्योरिटी ऑर्डर के, जैसे कि जापान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा, कहीं ना कहीं हम एक इंटरनेशनल ऑर्डर फॉलो करते हैं जहां पर हर कंट्री दूसरे कंट्री की सॉवरनिटी को, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सपोर्ट करता है। तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के कंट्रीज के सॉवरनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, हम बैठकर बात करें, जिसको जो कोई भी हमें प्रॉब्लम या फिर जो कोई भी कंसर्न्स हम एक दूसरे के खिलाफ या फिर एक दूसरे के बीच हम उठाना चाहते हैं। एंड नो डाउट द लास्ट वन वुड बी पीस विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर वॉर। वॉर इज नॉट एन आंसर एट ऑल। तो हर चीज में हमें चाहिए कि हम पीस के लिए ही बात करें। सो मोस्ट प्रोबेबली दीज आर द फ्यू थिंग्स और दीज आर द फ्यू टॉपिक्स विच यू कैन एक्सपेक्ट फॉर योर एसएसबी। तो बिफोर यू लिव लेट मी टेल यू कि जैसे कि हमारे पास दूसरे अलग अलग कोर्सेज भी अवेलेबल हैं हर डिफेंस रिलेटेड एग्जामिनेशन के लिए। तो एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड भी फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। हर महीने नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। मैं आपसे स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जिस किसी चीज की भी जरूरत हो, आपको उन सभी का वन स्टॉप डेस्टिनेशन एसएसबी क्रैक एग्जामिनेशन। सो बिफोर यू लिव, दिस आर ऑल द कोर्सेज व्हिच वी प्रोवाइड, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में, एक बार जाकर चेकआउट करें। एंड वॉरियर 10 इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू इन द नेक्स्ट lecture. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. Jai Hind.